1815 का विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के साथ यूरोप में राजनीतिक व्यवस्था को नया रूढ़िवादी व्यवस्था यानी कंजर्वेटिज्म को पुनः स्थापित करना और उदारवाद और राष्ट्रीय भावना को खत्म करना एक मकसद था। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नॉलेज कॉर्नर के साथ पार्ट 4 के साथ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के साथ NCERT का सब टॉपिक के चर्चा के लिए मैं उपस्थित हूँ। 1815 के बाद का नया रूढ़िवाद के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कंजर्वेटिज्म जो निरंकुशवाद से प्रभावित था, जो रूढ़िवादी व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहता था, इसी के बारे में हम यह चर्चा करेंगे। कंजर्वेटिज्म का यूरोप के पुरानी व्यवस्था, चाहे वह सामाजिक व्यवस्था हो चाहे वह राजनीतिक, जैसा राजा का शासन विधि व्यवस्था, ओल्ड मोनार्की सिस्टम, सोशल हायरार्की, जैसा कि आपने फ्रांस में देखा था कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज समाज का जो अलग अलग वर्ग में जो विभाजित था और जो थर्ड स्टेज के लोग जिन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, वह संपत्ति और परिवार को परंपरागत तरीके से रखना चाहते थे। अधिकतर रूढ़िवादी लोग बदलाव धीरे धीरे चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से रूढ़िवादी यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्रों की जैसी परंपराओं संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल प्रशासन, कुशल नौकरशाही, इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, गतिशील अर्थव्यवस्था, एफिशिएंट इकोनॉमी, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, सर्वडम, भूत दास की समाप्ति जैसे जो निरंकुश शासक को यूरोप में वह शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। ये वाटरलू का जगह था जहां नेपोलियन को हराया गया। ये यूरोप के प्रतिनिधि समझौता करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन को मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों रिप्रेजेंटेटिव ने 1815 की वियना संधि ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश के राजा को पुनः सत्ता में लाना, यानी उसे फ्रांस का राजा बनाना। दूसरा, नेपोलियन द्वारा जीते गए इलाकों को यूरोपीय शक्तियों को आपस में बांट कर फ्रांस की सीमाओं को कम कर देना ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पिनमॉन्ट में जिनुआ जोड़ दिया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का हिस्सा दिया गया, और 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया गया था उसे बरकरार रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों की बहाली, मोनार्की सिस्टम को पुनः रीइस्टैब्लिश करना था, जिन्हें नेपोलियन ने खत्म कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करने का भी लक्ष्य रखा गया था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। वे उदारवाद, आलोचना और असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और
उन सभी को दबाना निरंकुश सरकार का एक मेन मकसद हो गया था। उन लोगों पर सेंसरशिप के नियम मतलब प्रतिबंध लगाए गए, जैसे अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों जो राष्ट्रवाद और राजाओं के आलोचनाओं से संबंधित थे, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति से प्रेरित थे। रूढ़िवादी के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों लिबरल नेशनलिज्म को खत्म करना चाहते थे। यह तभी हो सकता था जब प्रेस की आज़ादी को प्रतिबंध लगा दिया जाए। ये सारे जो हम व्यवस्था जो हम 1815 में देख रहे हैं, यह सारे आपको ट्रीटी ऑफ वियना और नेपोलियन की जो हार हुई थी, जिसमें जो आपका लिबरल नेशनलिज्म के ऊपर दबाव बढ़ता गया और यह सारे दबाव जो है वह खुलकर अब राष्ट्र और उदारवाद की भावना को वह जो है प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे। इसीलिए यह अब उन पे जहाँ भी वह लिबरल नेशनलिज्म का अंश या लिबरल नेशनलिज्म की बात उठती, वहाँ पे जो निरंकुश शासक उसे दबाने की कोशिश करते, ताकि वह पुनः जो है डेमोक्रेसी जो है वह स्थापित न हो सके। आप NCERT का फोटो या चित्र पे आप निगाहें दौड़ाएंगे तो आप यह देखेंगे कि वह क्लब ऑफ थिंकर्स, चिंतकों का क्लब, जो 1820 में के आसपास में व्यंग्यात्मक जो है चित्र बनाए गए हैं। जैसा कि आपने यह देखा था कि निरंकुश सरकार ने उदारवाद के बोलने लिखने पर पाबंदी लगा दी। जैसा कि हमने वीडियो में आपको बताया कि प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध को लगा दिया गया। तो ये सारे चिंतक हैं, ये सारे जो है अपने देश के बारे में सोचते हैं कि यह प्रतिबंध जो लगा दिया गया, अब यह कब तक प्रतिबंध लगाया जाएगा। पढ़े लिखे समाज का पहला नियम खामोशी जो इस बात को दर्शाती है, और सभी के मुंह पे आप देख रहे हैं कि वह पट्टी लगी है। मतलब उसमें बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी जो है वह निरंकुश सरकार जो सेंसरशिप लगाकर, जो प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाकर जो है स्वतंत्रता का हनन और लिबर्टी जो उदारवाद को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इस बात को इस फोटो में, पिक्चर में दिखाए गए हैं। उम्मीद है कि आपको यह जो है पिक्चर, आपको इसका व्यंग्यात्मक जो स्वरूप है उसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी, पहले हम यह बता दें कि ये यूरोप के क्रांतिकारी उदारवादी राष्ट्रवादी लोग थे जो राजतंत्रीय व्यवस्था मोनार्की सिस्टम के टोटली विरुद्ध थे। क्रांतिकारी का मकसद था स्वतंत्रता और मुक्ति, फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम चाहते थे। जैसा कि हमने देखा कि राजतंत्र की पुनः स्थापना, रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मोनार्की सिस्टम, जो ट्रीटी ऑफ वियना के तहत हुआ था, जिसका परिणाम 1815 के बाद वर्षों के दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि दमन के डर से, फियर ऑफ रिप्रेशन के डर से उन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटी स्थापित कर ली, जिसे गुप्त रूप से अपने मोटी मकसद को ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों, नेशन स्टेट की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही एक इटली का क्रांतिकारी जो जोसेफ मैथियनी था, जिसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया के क्रांति करने के आरोप में उसे बहिष्कृत कर दिया गया था।
जोसेफे ने 2 सीक्रेट सोसाइटी गुप्त संगठन की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा वर्ल्ड में यंग यूरोप, जिसका सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के समान विचार के युवा लोग थे। मैथनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। अब इटली छोटे छोटे प्रदेशों की तरह नहीं रह सकते, उसे जोड़कर व्यापक राष्ट्र और एकीकृत गणराज्य यूनिफिकेशन ऑफ इटली करना ही होगा। जैसा कि इसी के आधार पर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड ने भी गुप्त संगठन कायम की। जोसेफ मैथनी द्वारा राजतंत्र का विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणराज्यों के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अपने स्वप्न से मैथनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिक ने जोसेफ मैथनी को इस प्रकार कहा, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ऐसा इसलिए कहा, मेटरनिक मोनार्की सिस्टम का पक्षधर था, जबकि जोसेफ मैथनी मोनार्की सिस्टम का दुश्मन था। वह बदलना चाहता था, राष्ट्र को यूनिफिकेशन की ओर ले जाना चाहता था। बच्चों, हमें उम्मीद है कि यह सारे वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझने में मदद करेंगे। अब आगे का पार्ट 5, क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848, एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848 का वीडियो जल्दी लेकर आपके सामने हम उपलब्ध होंगे।